नमस्कार. आजच्या आपल्या या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमात जो पुणे कलेक्टिव्ह आणि इंडी जर्नल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण हा कार्यक्रम जो घेतोय त्यात सगळ्यांचं स्वागत. आज आपल्याबरोबर दोन पाहुणे आहेत, स्पेशल पाहुणे आहेत. एक आहेत ऑल इंडिया SFIच्या जॉईंट सेक्रेटरी कॉम्रेड दीक्षिता धर आणि आपल्याबरोबर अर्चना ध्रुव याही आपल्याबरोबर आहेत. आणि आज आपण त्यांच्याशी एका महत्त्वाच्या विषयाबद्दल बोलणार आहोत. तो असा आहे की ऑल इंडिया SFIनं एक जत्था काढलेला आहे आणि हा जत्था पूर्ण भारतभर हा जत्था घेऊन ते फिरतायत आणि वेगवेगळे प्रश्न विद्यार्थ्यांचे काय आहेत, आपल्या सगळ्यांचेच काय आहेत हे ते जनतेसमोर घेऊन जात आहेत. त्यांच्याशी वेगवेगळ्या पद्धतीनं बोलायचा प्रयत्न करतायत, त्यांचे प्रश्न काय आहेत हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करतायत. तर आज आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत एक थोड़ा वेळ. तर वेलकम बोथ ऑफ यू. यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. हमारे कुछ सवाल है और जो बहुत दिनों से हमको सता रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए. और बेसिक जो सवाल है वो है NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में है. तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो जत्था है वो आपने क्यों निकाला है, कहाँ कहाँ पे गए हैं, कैसा कैसा रिस्पॉन्स मिला है, क्या सवाल लेके आप जनता के बीच में गए हैं? हमारी जो जत्था है हमने शुरुआत किया था 1 अगस्त से. अभी तक पूरी भारत के अंदर हमारी 5 जत्थाएं निकली है. पहला जो 2 जत्था है वो 1 अगस्त को एक कश्मीर से और दूसरा कन्याकुमारी से शुरू हुआ था. उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक बिहार से और दूसरा अगरतला से शुरुआत हुआ. और आखिरी जो जत्था है, जो पश्चिमी जत्था है, वो भोपाल से शुरू हुआ है, जो भोपाल ग्वालियर होते हुए अभी महाराष्ट्र में आया है. हम लोग पहले औरंगाबाद गए, फिर हम बीड़ गए, फिर हम सोलापुर गए, नांदेड़ गए और आज पुणे में आए हुए हैं. और हमने जब ये जत्था निकाला, हमारा प्राइमरिटी यही था, जो स्लोगन हमने दिया है कि शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ. जो नया शिक्षा नीति ये सरकार लागू करना चाह रही है, अगर वो नया शिक्षा नीति लागू होता है तो पढ़ाई लिखाई करने का जो भी अधिकार पिछले 75 सालों में इस देश के आम लोग, छात्र, नौजवान लड़ाई करने के बाद, आंदोलन करने के बाद हासिल किया है, वो सारी चीज़ें हमसे छीन जाएगा. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉडली 3 चीज़ कह रहा है. द फर्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनलाइजेशन और सैफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन. शिक्षा को जितना ज़्यादा हो सके गैर सरकारी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना, जितना ज़्यादा हो सके डिसीजन मेकिंग में एक सेंट्रलाइज तरीके से. PMO के ऑफिस से सब कुछ अब तय होगा. एक महाराष्ट्र की गांव में बच्चा क्या पढ़ेगा वो दिल्ली में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करेगा. सैफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है उसके अनुसार वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. हमने देखा कुछ दिन पहले कर्नाटका की टेक्स्ट बुक के अंदर ये बोला गया कि सावरकर जब जेल के अंदर थे, एक बुलबुल आती थी और उसको पीठ में बैठा के पूरा देश घुमा के फिर वापस लेके जाती थी. तो ये जो एंटी साइंटिफिक सोच है, जो चेतना है, इसको जिस तरीके से बच्चों के अंदर इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है अगर ऐसे हमारी देश की अगली पीढ़ी ऐसे शिक्षा के साथ वो आगे बढ़े तो ये देश जो संविधान से बना है, ये देश जो समता की बात कहता है, एकता की बात कहता है, वो वजूद ही हिल जाएगा. और अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा. इसलिए हम लोगों ने ये स्लोगन दिया है कि शिक्षा बचाओ, सेव एजुकेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव इंडिया. वाह, थकान नहीं हुई? इतना आप ट्रैवल किए हैं, इतनी जगह पे गए हैं, इतने लोगों से बात की है. ये अर्चना कहेगी. जो संघर्ष की राह होती है वो कभी भी आसान नहीं होती है. तो अब हम जब निकल पड़े हैं तो अब ये है कि जब तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस नहीं हो जाती और जब तक हम पूरे देश में घूम के जन जन तक, विद्यार्थियों तक, नौजवानों तक इस बात को पहुंचा नहीं देते हैं, तब तक ये कारवां हमारा रुकने नहीं वाला है SFI का. तो इसी सोच के साथ और इसी एनर्जी के साथ हम निकल पड़े हैं कि हमको अपनी बात सब तक पहुंचानी है, खासतौर पे नौजवानों को और छात्रों को. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, जब हम NEP के बारे में सुनते हैं, जो गवर्नमेंट हमको बताता है वो ये है कि NEP तो ट्रूली इंडियन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है.
हाँ, तो आप उसको कैसे देखते हैं? किस तरह से आप बोलेंगे कि ये भारत के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ एक खिलवाड़ है, उसके साथ एक खिलवाड़ है, उसके खिलाफ जाता है? आप कहना चाहेंगी ये? पहली बात तो ये है इंडियन वैल्यू क्या है, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, हम एनसीईआरटी की किताब में पढ़ते थे कि कारवाई बसती गई हिंदुस्तान बनता गया। इंडिया तो कोई एक बहुत मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कल्चर इतना डिफरेंट है। अभी महाराष्ट्र के अंदर अगर आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो भाषा थोड़ा अलग अलग है। जिस तरीके का खाना पुणे के लोग खाते हैं, सोलापुर के लोग उस तरीके का खाना नहीं खाते हैं। तो हमारी देश का जो सबसे चेरिश्ड एक आइडेंटिटी है वो इसका डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। तो जब इस देश का शिक्षा नीति बना तो हम लोगों का ये मानना था कि शिक्षा को हम सेंट्रलाइज तरीके से नहीं सोच सकते। हर एक स्टेट के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिसीजन मेकिंग क्षमता देना पड़ेगा, ताकि अपना स्टेट अपने हिसाब से। अब अर्चना छत्तीसगढ़ से आती है, वहाँ की आदिवासी बहुल जो इलाका है, वहाँ पे जिस तरीके का शिक्षा की ज़रूरत है, मुंबई के अंदर उस तरीके की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्कृति अलग अलग है, हमारी नीड अलग अलग है। किन लोग की मतलब कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा मेहनत, थोड़ा ज़्यादा आदर, थोड़ा स्टेट की तरफ से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगा कि ये इंडियन वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ द आइडिया ऑफ इंडियन वैल्यू शुड बी लाइंग ऑन इट डाइवर्सिटी, ऑन सेलिब्रेटिंग इट डाइवर्सिटी। जो शिक्षा नीति हमको दिया गया है वो सारे वो डाइवर्सिटी को ख़त्म करते हुए एक तरीके का जो हिंदुस्तान का इनका प्रोजेक्ट है, उस ढांचे में ढलने का एक कोशिश है। जिस तरीके से संस्कृत पे नया शिक्षा नीति में एम्फसाइज किया गया है, अब इस पूरा देश में 100 लोग ऐसा नहीं होंगे जो संस्कृत में बात करते हैं। और जहाँ पे ऐसे, एटलीस्ट हम जहाँ से आते हैं, अर्चना जहाँ से आती है, झारखंड उड़ीसा के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्राइब है जिनका भाषा खत्म हो रहा है क्योंकि सरकार उसको प्रिजर्व नहीं कर रहा है। तो इससे दिखता है कि सरकार का जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी क्या है। अगर सच में ये इंडिजिनस इंडियननेस को बढ़ावा देना चाहते थे तो ये जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है जो ख़त्म हो रहा है, उनके लिए वो काम करते, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई करने का बात करते। वो ना करके हिंदी को इम्पोज करना, संस्कृत को इम्पोज करना। हमें लगता है जो धारणा इंडिया का है टू बी अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री, टू बी अ डाइवर्स कंट्री, ये शिक्षा नीति, इसका जो पर्सपेक्टिव है वो उस धारणा के खिलाफ है, विपरीत है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि हम सब तय करेंगे जहाँ पे भी एजुकेशन की कहाँ कैसी ज़रूरत है, वो हम तय करेंगे, कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसका पार्ट नहीं होगा, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि लोकल जो गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं, पॉलिसी मेकिंग जो होता है, वो लोकल सिस्टम्स के हाथ में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? एकदम विश्वास करते हैं देयर शुड बी अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मैं पश्चिम बंगाल से आती हूँ, तो वहाँ पे जब पहली बार लेफ्ट का सरकार बना तो चीफ मिनिस्टर देन ज्योति बाबू, उन्होंने ये कहा था कि हम महाकरण जो हमारा राइटर्स बिल्डिंग है वहाँ से बैठ के हम पश्चिम बंगाल को चलाएंगे नहीं, गांव से चलाएंगे। हमने देखा जो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है पश्चिम बंगाल में पहली बार लागू किया गया, और किस तरीके से पावर को हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, गांव के एकदम पिछड़े वर्ग के हाथों में दे सकते हैं। उसका एक बहुत उम्दा एक्सपेरिमेंट पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, और जिसका जो इफेक्ट है वो हम पूरा पिछले सालों में बंगाल के अंदर जिस तरीके की डेवलपमेंट हुई है उसमें देख सकते हैं। हमें लगता है डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो मैं कह रही थी, ये देश तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, जात के लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठे आके इंडिया बनाए हैं। तो हम लोगों की नीड बहुत अलग अलग है। और जैसे कि मैं कह रही थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एक साथ बात करके ये शिक्षा नीति करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जब नया शिक्षा नीति पार्लियामेंट में पास किया गया, अभी भी एजुकेशन इज स्टिल इन कॉन्करेंट लिस्ट, बट स्टेट गवर्नमेंट से कोई बात नहीं किया गया था। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के इवन सजेशंस थे कि एनईपी में हमें ये बदलाव चाहिए या फिर ये सही है पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, कोई भी चीज़, कोई भी सजेशन एनईपी 2019 ड्राफ्ट की बात जो 2020 में पारित किया गया कोविड के वक्त में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, उसमें इन सारे लोगों की राय नहीं लिया गया। तो अगर मैं सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ,
अगर अभी भी जो खर्चा एजुकेशन में होता है उसका ज़्यादा प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं, जब फिनेंशियली मैं उनको ज़्यादा फंड नहीं कर रहा हूँ, हर साल 2014 की बाद से शिक्षा का जो फंड है उसमें कटौती हुई है, तो डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में क्यों होना चाहिए? इसके मतलब पॉलिसी लेवल में मैं ऐसा कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो बाई इट्स नेचर अनडेमोक्रेटिक है। तो हमें लगता है जो सेंट्रलाइजेशन एनईपी में है, जिस तरीके से 2014 की बाद ये सरकार ने डेमोक्रेसी की सारे जो पैमाने थे उसको तोड़ने की कोशिश की, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो लोगों की बोलने की आज़ादी की जो भी परिषद थे उसको जिस तरीके ख़त्म करने की कोशिश की, ये बस उनमें जस्ट एडिशन टू ऑल ऑफ दोस प्रोसेसेस। एक और चीज़ सामने आती है एनईपी के इसमें, वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सीम्स टू बी वेरी वेरी सेंट्रल टू द गवर्नमेंट, टू इट्स centrally there in the agenda in everything, but education seems to be the most important area in which privatization is taking place. हमने देखा है कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, चाहे स्टूडेंट्स यूनियंस हो या यूथ के ऑर्गेनाइजेशंस हो या किसान के ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमेशा प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते आए हैं। तो इसके कारण क्या क्या है प्राइवेटाइजेशन का समाज के ऊपर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कैसे कैसे विपरीत परिणाम होते हैं? और क्या प्राइवेटाइजेशन से जो गरीब तबके के बच्चे हैं या फिर इवन सर्टन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, क्या वो एजुकेशन से बाहर रखे जाएंगे प्राइवेटाइजेशन की वजह से? आई थिंक अर्चना इसमें अपना एक्सपीरियंस कुछ कह सकती है, पर पहले दो चीज़ मुझे लगता है मैं इसमें बोल दूँ। एक तो एजुकेशन सेक्टर की तरफ अगर हम देखेंगे, जब ये देश आज़ाद हुआ, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उन्होंने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देता है, हम बहुत कुछ जान पाते हैं स्कूल कॉलेज जाएंगे तो, पर इसलिए भी क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं इसमें बहुत तरीके की डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटी था। ऑफकोर्स गरीब अमीर ये डिस्पैरिटी तो था ही, किसी के पास ज़्यादा पैसा था, किसी के पास कम, पर जो सोशल इनइक्वालिटी इंडिया में था, जहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शूद्रा जिसको हम कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी सारे उनमें आते हैं, उनको शिक्षा पाने का अधिकार तो था नहीं बहुत दिनों तक। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे ये कहा जाता था कि अगर कोई शूद्रा गलती से वेद का 2 शब्द भी सुन ले, उसके कान में गर्म शीशा डाल देना चाहिए, क्योंकि शूद्रा के पास पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो पैदा ही हुआ है ताकि वो शरीरी कामकाज कर सके, खेतों में कामकाज कर सके, घरों में कामकाज कर सके। और वही चीज़ महिलाओं के लिए भी था कि लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, उनका तो काम ही है वो बच्चा पैदा करना, घर का देखभाल करना। जहाँ पे हम बैठे हैं महाराष्ट्र में, पुणे में, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, हम तो इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने जो लंबी लड़ाई लड़ी, उनके कारण आज पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, शिक्षा संस्थान के अंदर आ जा रहा है। तो जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का बात हमने किया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, उसका ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था कि अगर शिक्षा को हम राष्ट्र की जिम्मेदारी बनाएंगे, अगर हम स्कूल खोलेंगे जो सरकार फंड करती है, हर एक गांव में, हर एक इलाकों में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो ये पूरा तबका जो सदियों से पढ़ाई लिखाई के बाहर था, उनको एक स्पेस मिलेगा पढ़ने का, जानने का। और वो सिर्फ जानना कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं, वो चेतना का विकास होगा ताकि वो नागरिक बन पाए। सोशल मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, उसको समझ पाए और उसके खिलाफ लड़ पाए। तो अगर राष्ट्र अपना जिम्मेदारी से हाथ उठा लेगा, तो जो लोग अभी भी अगर हम देखेंगे तो इस देश के अंदर 70% ऐसा लोग हैं जो पढ़ने लिखने जाते हैं। अभी भी हमने देखा, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, राजस्थान के अंदर एक 8 साल का बच्चा, दलित बच्चा इंद्र मेघवाल, वो गलती से अपना जो अपर कास्ट टीचर है उसकी घड़ा से पानी पी लिया था। स्कूल के अंदर उसके टीचर ने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, खून कर दिया। अभी जब ऑलरेडी हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन सिस्टम बचा हुआ है, उसी में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर हम कल से ये कह दें कि वो भी नहीं रहेगा, पूरा ही हम बाजार के हाथ में छोड़ देंगे, जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वो नहीं पढ़ेगा, तो ये सिर्फ इस देश के लोग शिक्षा पाएंगे ये नहीं, पर जो लोग वंचित थे, जो लोग ऑप्रेस थे, उनके लिए उनका जो लड़ाई है वो और भी ज़्यादा कठिन होगा। उनको शोषण करना रूलिंग क्लास के लिए, रूलिंग कास्ट के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम जब प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात करते हैं, पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम, वो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है, पर जो लोग ऑलरेडी ऑप्रेस्ड है, मार्जिनलाइज्ड है,
उनके खिलाफ जो अन्याय हम करने वाले हैं उसके खिलाफ भी हम बात करते हैं। आई थिंक अर्चना का एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ और उसका क्या इफेक्ट हुआ, आई थिंक अगर वो बोल पाए तो प्लीज़ हमको समझाइए, हमको बहुत जानना है इसके बारे में। मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ और छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं। मैं खुद एक ट्राइबल हूँ। तो जब अगर आप शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उसका व्यापारीकरण करेंगे, और जो नई शिक्षा नीति वो साफ तौर पर कहती है कि जो छोटे स्कूल्स हैं, जो गाँव के छोटे स्कूल्स हैं, वो उनको हम बंद करेंगे जहाँ बच्चों की संख्या कम है, और एक आपके आसपास में एक जगह एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ आसपास के सारे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। तो ये तो मेरे छत्तीसगढ़ के गांवों की बात हुई, मगर जब दूर आंचल में जहाँ जाते हैं, जहाँ जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होगा। आज भी ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अगर आप जाएंगे तो लोग किलोमीटर्स चलते हैं मेन रोड तक आने के लिए। कम से कम वो 20-30 या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर चलकर आते हैं सिर्फ अपनी पक्की सड़क के लिए। उनको बस पकड़ना होता है अगर कहीं जाना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और अभी की जो मौजूदा सरकार है हमारे वहाँ, वो एक स्कूल लेकर आई है जिसका नाम है स्वामी आत्मानंद। वो भी जो स्कूल उन्होंने बनाया है वो उस एरिया को जाकर टच नहीं करते हैं। वो दूर जो आंचल है, जो बस्तर है, जहाँ आदिवासी रहते हैं, उनको जाकर वो टच नहीं करता। उसकी जो स्थिति है वो शहरों के आसपास ही है। और वहाँ पे भी जिनको शिक्षा ग्रहण करना है वो वही ग्रहण कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं। वो बनाया इसलिए गया है कि गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने ये स्कूल बनाया है। पर वहाँ पर भी वो जो लोग जा रहे हैं वो वही लोग जा रहे हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट है, नेताओं के, पार्षद के, विधायकों के। वो इस तरीके से करके अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। तो हम भी तो वही कह रहे हैं। एसएफआई क्या कह रही है? एसएफआई कह रही है कि आप अच्छी शिक्षा दीजिए, सस्ती शिक्षा दीजिए, और वो शिक्षा हमें सरकार से चाहिए। क्योंकि आप उसे प्राइवेट कर देंगे तो फिर आपको तो कोई भी प्राइवेट अगर स्कूल आएगा तो उसे तो अपना अर्निंग निकालनी पड़ेगी। वो बच्चों से ही निकालेंगे, हम उन पेरेंट्स से ही निकालेंगे। और जो नई शिक्षा नीति वो साफ तौर पर कहती है कि हम आपको फंड नहीं देंगे, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, आपको लोन मिलेगा। अब जब वो लोन आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोन हमको पे करना है, उस स्कूल को पे करना है। तो वो कहाँ से पे करेगा? वो बच्चों से ही पे करेगा, उनकी फ़ीस बढ़ाएगा। और मैं जहाँ पर आती हूँ, मैं कह सकती हूँ वहाँ की 80% जो आदिवासी जो आबादी है वो अभी भी शिक्षित नहीं है। वहाँ पे एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको 10 गाँव में एक बच्चा पढ़ा लिखा मिलेगा जिसे हिंदी आती होगी। तो इस तरीके की स्थिति है। ये मैं सिर्फ एक छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ। फिर आप उड़ीसा, झारखंड और भी ऐसी आदिवासी जगहों पे जाएंगे तो इस तरीके की स्थिति दिखेगी। तो ये नई शिक्षा नीति है वो इस चीज़ पर काम नहीं कर रही है। जो पिछड़ा वर्ग है, खासतौर पे जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उनके लिए क्या वो रोड मैप लेकर आई है? क्या उन्होंने रूपरेखा बनाई है कि किस तरीके से वहाँ शिक्षा पहुँचेगी? उनका उत्थान कैसे होगा? आज हम अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, पर जो स्थिति है आदिवासी की, दलितों की, पिछड़े वर्गों की, किसान की, मजदूरों की, वो हम सब देख रहे हैं। आप एक लॉकडाउन लगा देते हैं, हज़ारों करोड़ मजदूर पैदल चलने को आप मजबूर कर देते हैं, और उसके बाद आपके पास डाटा नहीं होता है कि कितने मजदूर मरे हैं। जब एक किसान आंदोलन होता है, कितने किसान मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मरते भी नहीं, वो शहीद हुए हैं। आपके पास उनका डाटा नहीं है। आपके पास उन गरीब तबकों का, मजदूरों का, किसानों का आपके पास डाटा नहीं है। और आप बड़ी बेशर्मी से वो बात लोकसभा में, राज्यसभा में कह देते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। मतलब इस देश में आज जो स्थिति है गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। एक ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक फॉर्मूला आया है 5+3+3+4, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है। ये चीज क्या है? क्या फॉर्मूला है ये? और इसका कुछ कनेक्शन एग्जिट पॉइंट्स के साथ है। तो ये चीज क्या है, ये हम थोड़ा समझना चाहेंगे। एक तो जो बहुत शर्म की बात है वो ये है, हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हैं, चाहे वो कास्ट वाइज हो, चाहे वो रीजन वाइज हो या फिर इकोनॉमिकली हो, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हुए। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ने पे मजबूर हुए। बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप आउट भी नहीं बोलना चाहते, वो पुश आउट कहते हैं कि ऐसा नहीं वो अपने आप से पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, उसको मजबूर किया गया। हमने एसएफआई की तरफ से, हमारी एक जर्नल है इंडियन रिसर्चर, उसमें हम लोगों ने एक सर्वे किया था और उसमें देखा क्या कि ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए 2 साल लॉकडाउन में,
80% ऑफ देम आर नॉट गोइंग बैक टू द स्कूल्स एनी मोर। बहुत सारे लोग काम करना चालू कर दिया है, बहुत सारे लड़कियों का शादी हो गया है, बहुत सारे लड़कियां माँ बन गई इन 2 सालों की दौरान। बहुत सारे ऐसे लड़कियां थी जो हॉस्टल में रहती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हॉस्टल बंद हुआ, वो घर वापस गए, उनका ज़बरदस्ती शादी कर दिए गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुआ। तो हमें लगा था कि अगर एक सरकार सच मतलब ऑनेस्टी के साथ अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पॉइंट की बात आप कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पॉइंट के कारण इन तबकों की लोगों का पढ़ाई लिखाई आसान होगा। पहली बात तो ये है एग्जिट वो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप उनको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप उनको फेलोशिप नहीं दे रहे हैं, जो रिजर्वेशन है उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि जो गांव देहात का स्कूल है वहाँ पे आप टीचर रिक्रूट नहीं करते हैं। सालों साल चला जाता है, जो टीचर्स है वो सड़क पे आते हैं और कहते हैं कि हमने एग्जाम पास किया है, हमको नौकरी दे दो। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। तो जो फंड कट उन्होंने किया है, जिसके कारण पूरा जो पब्लिक फंडेड स्कूल सिस्टम है वो एकदम कोलैप्स किया है, उससे नज़र घुमाते हुए ये नया एक उन लोगों ने फॉर्मूला बनाया है जिससे वो एग्जिट पॉइंट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इवन ग्रेजुएशन के लिए भी उन्होंने सही वही बात किया है कि अभी अगर आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा तो 4 साल की ग्रेजुएशन होगी और हर एक साल के बाद आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कुछ डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर अगर आप एमए करना चाहते हो तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ये बिना सोचते हुए कि वो 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके मैं क्या करूँगा। कौन मुझे 1 साल का फिजिक्स का, मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, मुझे 1 साल के बाद डिप्लोमा मिला है, कौन मुझे नौकरी देगा, कौन मुझे पढ़ने देगा, कौन मुझे क्या करने देगा। और सवाल ये है कि मैं 1 साल के बाद क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर हम देखेंगे लॉकडाउन के बाद सारे शहरों में जो लोग स्विगी जोमेटो में काम करते हैं उनका जो एज है, जो उम्र है वो कितना कम हो गया है। 17-18 साल के लड़कों को हम देखेंगे पीठ में लाल बैग लेके वो लोगों के घर घर खाना दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके हाथ में ये डिग्री का सर्टिफिकेट और 1 साल का सर्टिफिकेट, 2 साल का सर्टिफिकेट थमाने वाले हैं। उन्होंने ये जो बोला कि आपको अगर मास्टर्स करना है, हायर एजुकेशन करना है तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इससे उन्होंने हायर एजुकेशन में जाने वाले जो बच्चे थे उनके ऊपर भी एक बैरिकेड लगाया है। पहले मुझे अगर एमए करना होता था मैं 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ती, डिग्री मिलता, अप्लाई करती, हो जाता। अभी वो लोग कह रहे हैं आपका 3 साल का पढ़ाई का जो खर्चा है वो बढ़ गया, आपको 4 साल खर्चा करना पड़ेगा और उससे भी खत्म नहीं हो रहा है। अभी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट लाया है, CU सेट जिसको हम कह रहे हैं। मतलब आपने 4 साल पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद फिर से आपको दोबारा एक एग्जाम देना पड़ेगा ताकि आप एमए में भर्ती हो सके। और NTA इसके पहले जो मतलब एग्जामिनेशन करवाया है, इंक्लूडिंग JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हर जगह पे हमने धांधली का, गड़बड़ी का बहुत सारे हमारे पास कंप्लेन आया है। और हम मान रहे हैं कि अगर आप शिक्षा व्यवस्था के अंदर इतने सारे बैरिकेड लगाएंगे, इतने सारे बाउंड्रीज लगाएंगे, तो वही जिन लोगों की बात हम बार बार कर रहे हैं, जो लोग पुश आउट होते हैं, जो लोग 16-17 साल में जोमेटो स्विगी का वर्कर होने पे मजबूर होते हैं, जो लड़कियां 17-18 साल में माँ बन जाती है, उन लोगों के लिए हायर एजुकेशन का जो पूरा राह है, पूरा जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और उसी के साथ साथ ये सेंट्रल एग्जामिनेशन का और भी एक फॉल आउट है। हमने देखा जब नीट हुआ, जब JEE हुआ, देश की डिफरेंट जगह पे कोचिंग माफिया बन गए। अगर आप कोटा में जाएंगे, कोटा इसके पहले कोई जानता ही नहीं था, अभी लोग क्यों कोटा जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग दी जाती है। और वो जो कोचिंग है उसका फीस इतना ज़्यादा है। गांव के लोग जो जिनके अंदर एस्पिरेशन बहुत है, किसान का बेटा कि मेरा बच्चा आगे चल के इंजीनियर बनेगा, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे वो मोबिलिटी चाहिए। जो सारे चीज़ मैं हासिल नहीं कर पाई हूँ मेरा बेटा करेगा। ज़मीन बेच दिया किसी ने, अपना घर बेच दिया, पर लड़के को मुझे LN में पढ़ाना है या फलाना ढिमकाना किसी बड़े कोचिंग में पढ़ाना है। और वहाँ पर इतना ज़्यादा रिप्रेसिव सिस्टम है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, जहाँ पे ये कोचिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। लड़कियों के अंदर, बच्चों के अंदर सुइसाइड जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके ऊपर। उनकी सर के ऊपर हमेशा ये प्रेशर है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो मेरे माँ ने जो अपना गहना गिरवी रखा है, मेरे पापा ने जो ज़मीन बेचा है, उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ये जो प्रेशर हम बच्चों पे तैयार किए हैं, ये नीट JEE होने के बाद उसके आसपास इर्द गिर्द में जो कोचिंग माफिया बढ़ गया है, अगर ये CU सेट भी चलता रहा तो इसको लेके भी फिर से कोचिंग बढ़ेगा। अगर कोचिंग बढ़ेगा तो कोचिंग का पैसा कौन दे पाएगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कौन दे पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ इसके कारण, ये CU सेट के कारण हायर एजुकेशन
परस्यू करना वो बंद कर देंगे। तो हमें लगता है ये सारे चीज़ें जो भी वो नया फॉर्मूला चाहे बोले, वो एडुकेशन को अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करे, ये सारे चीज़ें जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है, जो मूल प्रॉब्लम है इस देश के छात्रों का, जिसके कारण स्टूडेंट्स उनका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, उससे नज़र हटा के अपना जो जिम्मेदारी है, सरकार अपना जिम्मेदारी छोड़ के ये सारे बड़े बड़े नाम, अलग अलग फैंसी वर्ड्स, इसके साथ अपना जो जिम्मेदारी है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बस कुछ एक दो और सवाल। मेरे ख्याल से रात बहुत हो चुकी है, आप बहुत थके हुए भी हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा सीखने को मिल रहा है आपसे। तो एक सवाल ये भी है कि प्रोफेसर प्रभात पटनायक जो जाने माने लेफ्ट इंटेलेक्चुअल है, इकोनॉमिस्ट हैं, जेएनयू में पढ़ा चुके हैं, उनका कहना यह है कि ये नई शिक्षा नीति है उससे अभी मतलब ये ऐसा वो कहते हैं कि उससे रोबोटिक इंडिविजुअल्स पैदा होंगे जिनको कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये कैसे होगा, ये क्यों होगा? मतलब कि ऐसे विद्यार्थी आएंगे जो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे नहीं, इर्द गिर्द नहीं देखेंगे और सीधा जॉब पे लग जाएंगे अगर जॉब अवेलेबल है तो इन चीजों को आप कैसे देखती हैं? एक तो 3 चीज़ है इसमें। जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंगली वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास 6 के बाद से ही वो कह रहे हैं यू कैन ऑप्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ना। मज़े की बात ये है कि जब ये हमारे देश का जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम है, इसका तो मोटो सिर्फ वर्कर तैयार करना नहीं था, इसका तो मोटो ये भी था कि जो कास्ट ऑक्यूपेशन है उसको तोड़ते हुए हम मोबिलिटी की तरफ आगे बढ़ जाए। अब अगर आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकता है, हमारे देश में वो कौन लोग हैं जो सही तरीके से क्लास के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते? क्या वो अमीर परिवारों से आते, उच्च वर्ण से आए हुए लोग हैं, या फिर वो लोग जो पहली बार शायद कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिसको हम कह रहे हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, घर में पढ़ाने वाला नहीं होता, घर के अंदर वो माहौल नहीं होता, शायद वो काम करता है सुबह माँ के साथ, फिर दोपहर को स्कूल में आता है। इन बच्चों को वो वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। इसके मतलब जो ब्राह्मणिकल आइडिया है कि आप जिस जात में पैदा हुए हैं आपको उस जात अनुसार काम करना है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग एक्चुअली वो न्यू ब्राह्मणिज्म है। प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा जेएनयू के वो ये कहते हैं कि अगर ये वोकेशनल ट्रेनिंग का जो मोटो है वो मोटो है वही कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन सिस्टम को स्कूल के थ्रू ही, पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही रीएस्टैब्लिश करना। और ये जो बात आपने कहा, जो प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने भी कहा है कि रोबोटिक इंसान बन जाएगा, क्योंकि क्लास 6 से ही एक बच्चे को आप सिखा रहे हो कि आप स्कूल में आए हो क्योंकि आपको नौकरी पाना है, आप स्कूल में आए हो क्योंकि आपको अभी कुछ सीख के, कुछ सॉफ्ट स्किल, कुछ हार्ड स्किल पाके आपको अभी नौकरी में लग जाना है। उसका जो सोचने का ऊर्जा है या फिर उसका जो सोचने का तमन्ना है उसको पहले से गला घोट के मार दे रहे हो। हायर एजुकेशन में जहाँ पे लोग सोचते थे, चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे, वहाँ पे तो एक एब्सोल्यूट अनप्रेसिडेंटेड अटैक है। चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को उठा देना हो, चाहे वो हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नया कमेटी बिठाना हो जो ये तय करेगा कि आप इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे आपको इसमें फेलोशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारी सोचने का, हमारी जो दिमाग के ऊपर वो एक कंट्रोल पाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस रहा है। जब आम परिवार के बच्चे, मेहनतकश परिवारों के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, वो सवाल बड़ा करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, इंस्टीट्यूशन से सवाल करते हैं। रोहित वेमुला का नाम हम सब जानते हैं, एक दलित परिवार का बच्चा जिसका पापा बहुत कम उम्र में उसको छोड़ के चला गया था, उसकी माँ टेलरिंग करके उसको पढ़ाया लिखाया, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, उसको जेआरएफ मिला। उसका भी यही गलती था, वो सवाल करता था, सरकार से सवाल करता था, जातिवाद को लेकर सवाल करता था। हमने देखा उसके साथ क्या हुआ, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, हॉस्टल छीन लिया गया और फिर उसको मजबूर किया गया। हम कहते हैं ये खुदकुशी नहीं है, इट्स इंस्टीट्यूशनल मर्डर। वो चाहते हैं जो लोग सोचते हैं, जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग इस देश को, इस समाज को बदलने का सपना देखते हैं, ऐसे लोग ना पैदा हो। मैं क्लास 6 से ही मेरा मोटो रहे कि मैं कैसे कैसे करके मुझे 10 के बाद काम करना है, मुझे कामगार बनना है,
मुझे वही सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे टाई लगा के ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे घर में वापस आना है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, ये सोचने का जो नज़रिया है, ये सोचने का जो जरिया है, वो ख़त्म करना चाहते हैं। और ये सिर्फ ये सरकार की बात नहीं है। जिस दौर में हम हैं, आफ्टर 1990s जो नया उदारवाद पूरा विश्व के अंदर चल रहा है, वो यही बनाना चाहते हैं। वो इंडिविजुअल्स बनाना चाहते हैं जो सोचते कम है, काम करते ज़्यादा है, करते ज़्यादा है और सोचते कम है। और उसी के खिलाफ हम सब लोगों की लड़ाई है। जब ये लोग बार बार हमें इंडिविजुअल में, एकक में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम SFI के अंदर कह रहे हैं कि हमको जोड़ना है, एक साथ रहना है। जब हमने ये पूरा जत्था निकाला, ये हम सब लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बंगाल से हूँ, मेरा जो परवरिश है वो बंगाल में हुआ, मैं बहुत साल पढ़ाई लिखाई करन दिल्ली में रहा हूँ। पर मैं जब वेस्टर्न जत्था के साथ भोपाल में, इंदौर में या फिर इधर बीर महाराष्ट्र की छोटे से गांव में जा रहा हूँ, उनके साथ बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी तो महसूस कर रहा हूँ कि ये देश, ये समाज या फिर स्टूडेंट एज अ कम्युनिटी, ये कितना डाइवर्स है, ये कितना बड़ा है। तो ये जो रियलाइजेशन है, जहाँ पे हम एक से अनेक बन जाता है, ये एक ऐसा सोच है जो सोच ये सरकार और ये पूरा रिजीम हमसे छीनना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने एक ऐसा शिक्षा नीति डिज़ाइन कर रहे हैं जो हमें इस पूरा धारा से हमको अलग करके एक इंडिविजुअल बनाए, रोबोट बनाए। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट हमको फंडामेंटल ड्यूटी सिखाने पे तुला हुआ है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप लोग शिक्षा को फंडामेंटल राइट ज़्यादा मानते हैं। जैसे हम मराठी में कहते हैं, शिक्षण आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं। तो NEP को लेके आप इसको कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज बट यू वांट टू stay strong on making education our fundamental right? बात यह है कि ऑफ कोर्स एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारी कुछ जिम्मेदारी है, पर जिस तरीके से ये सरकार हमको जिम्मेदारी सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें नहीं लगता वो सही है। हमें याद है जब दिल्ली का राइट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, मासूम लोगों की जाने गई, और एक विजुअल था, एक वीडियो था जो हमें लगता है एक भारतीय होने के नाते बहुत बहुत शर्मनाक वो वीडियो था, जहाँ पे पुलिस, कुछ मुसलमान समुदाय के कुछ लोग नीचे पड़े हुए हैं, पुलिस उनको मार रहा है, पीट रहा है, उनका खून निकल रहा है और उनसे जनगण मन अधि, हमारा जो देश का जो गाना है वो उससे गवाया जा रहा है। इस सरकार को लगता है कि ऐसा ड्यूटी होगा। इस सरकार को लगता है कि मैं अगर सरकार और राष्ट्र दोनों एक है, मैं अगर सरकार को सवाल कर रहा हूँ तो मैं इंडिया की इंटीग्रिटी को सवाल कर रहा हूँ। कैसे हो सकता है? ये देश तो हमारा है, ये देश उतना ही हमारा है जितना नरेंद्र मोदी का है। इस देश के लोग वोट देके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, बीजेपी को सरकार में लाया है, ताकि वो कुछ जिम्मेदारी जो सरकार की जिम्मेदारी है वो निभा पाए। अगर वो नहीं निभाएंगे हम सवाल करेंगे। तो जब भी हम सवाल करते हैं, सरकार हमको कभी देशद्रोही करार देते हैं, कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी पाकिस्तानी बोल देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं JNU के अंदर। तो इनका जो पूरा आइडिया ऑफ नेशनहुड वो एथनो नेशनलिटी पे बना हुआ है कि जो हमारी जो चिंता है, हमारी जो सोच है, उसके खिलाफ जो भी जाएगा, जो भी हिंदुस्तान हिंदुत्व की नैरेटिव को नहीं मानेगा, वो इस देश का दुश्मन होगा और इसको हम अपने तरीके से सबक सिखाएंगे, सजा सिखाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर संविधान ने, ऑफकोर्स हमारी कुछ ड्यूटी है, पर उससे भी ज़्यादा हमारे पास राइट है, अधिकार है, शिक्षा की अधिकार, डिग्निटी का अधिकार, एक इंसान होके समानता के साथ जीने की अधिकार। ये सरकार हमसे हमारी सारी अधिकार छीन के कुछ मनगढ़ंत ड्यूटी है जो वो अपने आप से बनाए हैं कि आपको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों, ये उनके लिए नेशनल ड्यूटी है। अमित शाह का बेटा जय शाह, जब उनको इंडियन फ्लैग दिया जाता है, उसे लेने पे नहीं लेते, तो वोट चलेगा, पर इस देश के हर एक आदमी को हर घर तिरंगा लगाना पड़ेगा। जो तिरंगा नहीं लगाएगा उसको वो देशद्रोही करार देगा। तो ये जो उनका ड्यूटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मनगढ़ंत है। ये हमारी संविधान के साथ, भारत का जो विचार है उसके साथ नहीं जाता। हम जो कह रहे हैं वो अधिकार की बात है, जो अधिकार हमको बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान ने दिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दीक्षिता, वो ये है कि अभी नई शिक्षा नीति के इसमें क्लास 6 के बाद ऑनलाइन मोड एजुकेशन होगा और उसके बाद ब्लेंडेड एजुकेशन चालू होगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 2 साल में जो कोविड का दौर रह चुका है,
उसमें ऑनलाइन एजुकेशन के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्टूडेंट्स के, और इसको आप कॉर्पोरेटाइजेशन से कैसे जोड़ते हैं और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से, तो ये इन चीज़ों को कैसे आप देखते हैं? एक तो ये है एनईपी के अंदर ही ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि आपको 60% ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा, 40% जो है वो हमेशा ऑनलाइन ही होगा। अब बात ये है कि हम डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम भी अडॉप्ट करेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन। अभी अगर आप केरल के अंदर देखेंगे तो उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर डिजिटाइजेशन किया है। इसके मतलब जो क्लासरूम्स हैं उनको स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं। जो बच्चे आ रहे हैं वो उसके प्रोजेक्टर के सामने पढ़ रहा है, उसके सामने डिजिटल तरीके से चीज़ों को पेश किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। हमने देखा जब 2 साल लॉकडाउन के टाइम बंद रहा, स्कूल कॉलेज बंद रहा, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए केरल सरकार ने उसी डिजिटल एजुकेशन को थोड़ा बढ़ाते हुए ऑनलाइन एजुकेशन उन्होंने भी किया, पर वो अलग था। उन्होंने टीवी में ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया, और जहाँ जहाँ पे टीवी नहीं था वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ साथ वहाँ के जो डेमोक्रेटिक आंदोलन में जुड़े हुए लोग, उन्होंने ये काम किया कि लोगों के घर टीवी पहुँचा देना, कि अगर एक मोहल्ला है, एक गांव है जहाँ पे 10-15 बच्चे हैं, उनके लिए एटलीस्ट एक टीवी हो जहाँ पे वो सब लोग आके यहाँ पे बैठ सके। हमें याद है SFI के जो कॉमरेड्स थे वो ऐसे पहाड़, नदी, बहुत रिमोट जो गाँव है वहाँ पर भी वो टीवी लेके जाके पहुँचा दिए थे, फ़ोन लेके जाके पहुँचा दिए थे, ताकि बच्चे इस 2 साल जब उनके पास जो फॉर्मल क्लासरूम नहीं है, इसके थ्रू एटलीस्ट अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ कांटेक्ट उनका बना रहे। पर इस देश की, बाकी देश की स्थिति तो भयंकर है। अगर आप डिजिटल पेनिट्रेशन देखेंगे तो दिल्ली और केरल छोड़ के बाकी सारा जगह का जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो 30% से भी कम है। अब हम एक ऐसा देश में रह रहे हैं जहाँ पे 30-70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना स्मार्टफोन है। अगर किसी घर में एक स्मार्टफोन है भी तो उस घर में 4 बच्चे हैं। किसी घर में अगर स्मार्टफोन है तो वो ऐसा गांव में रहता है जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं आता। बंगाल का एक फोटो बहुत वायरल हुआ था उसी टाइम कि एक टीचर है, उनको बोला गया कि तुमको ऑनलाइन पढ़ाना है, उसकी गांव में नेटवर्क नहीं है, तो वो एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर उसने मंच बांधा और वहाँ से वो फ़ोन से लोगों को पढ़ा रहा है, क्योंकि वो एक ही जगह है जहाँ पे उसका नेटवर्क आता है। और ये हमने बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक्सपीरियंस है, लोगों ने हमको आके बोला है कि इसलिए क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं था उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। देयर इज़ अ वेरी सैड केस। LSR की स्टूडेंट थी ऐश्वर्या बोल के, एक लड़की तेलंगाना की रहने वाली। उसकी माँ बाप दे आर डेली वेजर्स, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। लड़की बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, स्कॉलरशिप के साथ शी केम टू LSR, मैथमेटिक्स ऑनर्स था उसका। फिर लॉकडाउन हो गया, उसे घर वापस आना पड़ा। अब उसके पास स्मार्टफोन नहीं था। ऐसा हुआ कि ऐसे आजू बाजू के लोगों से फ़ोन लेके वो क्लास करता था, पर कुछ ऐसा हो गया कि उसका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम उसे फ़ोन नहीं मिला और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उसे 0 मिला। शी यूज्ड टू बी द टॉपर ऑफ अ क्लास। बहुत ज़्यादा वो नाखुश थी, दुखी थी। तो उसके घर वाले ने बोला कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, अभी 2 साल के लिए तुम्हारी जो बहन है जो क्लास 7 में पढ़ती है उसका पढ़ाई हम रोक देते हैं, कुछ पैसा वैसा हमने जुगाड़ किया है, तुमको हम एक फ़ोन खरीद देते हैं, तुम अपना पढ़ाई ठीक से करो, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी। ऐश्वर्या को वो बात इतना ज़्यादा, उससे इतना गिल्ट महसूस हुआ कि इसलिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी क्लास 7 की बहन वो पढ़ नहीं पाएगी, उसने खुदकुशी कर लिया। एंड इन द सुइसाइड नोट शी रोट दैट आई हैव बिकम अ बर्डन टू माई फैमिली। मुझे पिछले 1 साल से मेरा स्कॉलरशिप नहीं मिला, अगर स्कॉलरशिप मिलता तो मैं नया फ़ोन खरीद लेता। तो वो जो दस्तावेज है, वो जो एक लड़की जो सिर्फ इसलिए उसके पास फ़ोन नहीं था और हम सरकार बार बार डिजिटल एजुकेशन पुश कर रहे थे, उसके कारण उस मतलब उतना ब्राइट एक लड़की को, जो लड़की शायद आगे चल के इस देश का एसेट बन सकता था, उसको हमने खो दिया। और ये बस एक ऐश्वर्या की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐश्वर्या इस देश के अंदर है, अगर हम ढूंढेंगे तो मिलेंगे। पर इतने सब कुछ के बावजूद भी क्यों सरकार डिजिटल एजुकेशन पे इतना अड़ा हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि जो बात हम लोगों को पता है वो सरकार को नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि ये डिजिटल पेनिट्रेशन का डेटा बस हमारे ही पास है और कैसे कैसे उनके पास नहीं पहुंच रहा है, सबको मालूम है। पर इसलिए क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी जो एडटेक कंपनी के बारे में आप कह रहे थे, चाहे वो बायजूस हो, ट्यूटोपिया हो, ऐसे बहुत सारे जो इस पूरा 2 साल में बना है, इनके साथ सरकार ने एक पैक्ट किया है, संधि किया है, जिन्होंने ये पूरा एक मार्केट वो तैयार करके दे रहे हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन पे निर्भर हो जाए ताकि वो इन सारी चीज़ों को ऑप्ट करते रहे। जो एनईपी में हम कह रहे थे कि एग्जिट पॉइंट की बात, ये एक तरीके से शिक्षा को इनफॉर्मल बनाने का भी तो कोशिश है।
पहले हमारी 3 साल 4 साल 5 साल का पढ़ाई होती थी, कॉलेज जाते थे, हम यूनिवर्सिटी जाते थे। अभी वो कह रहे हैं आपको 5 साल एक साथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 1 साल क्लास कीजिए, उसके बाद आप एक ऑनलाइन कोर्स में भर्ती हो जाइए, आपको वही सेम डिग्री हम दे देंगे। और हम जब ऑनलाइन कोर्स में भर्ती होंगे तब हम क्या करेंगे, हम यही दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, जोमेटो की वर्कर बनेंगे, स्विगी की वर्कर बनेंगे, रैपिडो की वर्कर बनेंगे। मार्केट के हाथ में कम पैसे में इस देश की छात्र नौजवान को वो लेबर बना के, बंधुआ मजदूर बना के दे देने का एक साजिश एनईपी में है। अगर हम एनईपी को जो हमारी लेबर कोड में मॉडिफिकेशन आया है उसके साथ जोड़ के देखें तो पता चल जाएगा कि ये सारे रिलेटेड है। जो लेबर कोड है उसमें भी लगातार इनफॉर्मलाइजेशन की बात किया जा रहा है। जो भी परमानेंट जॉब हुआ करती थी, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बीमा हो, हर जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल करने की बात। अभी हमने देखा अग्निवीर जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, इवन सेना को वो कॉन्ट्रैक्चुअलाइज कर रहा है, इन्फॉर्मलाइज कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब और उसके साथ एडटेक को जोड़ते हुए, कॉर्पोरेट को जोड़ते हुए कि बाजार के पास हम कम पैसे में काम करें, ऐसे छात्र नौजवानों को दे, ये उनका साजिश है। अभी हमारा देश एक डेमोग्राफिक डिविडेंड से जा रहा है, बहुत सारे छात्र नौजवान है हमारे पास, वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके जो आकाए हैं हमारे सरकार में जो बैठे हुए हैं, उनका जो कॉर्पोरेट आका है, उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास मौका है, इतने सारे लोगों को हम कम पैसे का लेबर बना सकते हैं, अब वो सब कुछ करो ताकि हमारी लेबर बने, हमारी मजदूर बने। और वही करने का साजिश जो हमारा सरकार है, चाहे वो नया शिक्षा नीति हो, चाहे वो लेबर कोड में जो बदलाव आया है, इन सारी चीज़ों के साथ करने की कोशिश कर रहा है। कॉमरेड्स, हमको ये बहुत बार हम सुनते आए हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई कीजिए, पॉलिटिक्स करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उसको लेके आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपको जेएनयू में बहुत पॉलिटिक्स करते हुए। सिर्फ जेएनयू में नहीं, आपने बंगाल के स्टूडेंट्स के भी सवाल उठाए हैं। जेएनयू से पहले आप बंगाल में सक्रिय थे, जेएनयू के बाद भी आप बंगाल में सक्रिय हैं। आप पूरे भारत में जवानों के स्टूडेंट्स के इश्यूज लेके जाते हैं। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स करना आज के दौर में क्यों ज़रूरी है? मेरा स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ने का जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए बुरा लगा और दिल को तो नहीं छुआ, बहुत डिस्टर्ब किया मुझे, और मैं रात भर सो नहीं पाई थी। जब जेएनयू में फ़ी हाइक को लेके जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके साथ और भी सारे कॉलेजेस जुड़ गए थे, यूनिवर्सिटीज़ जुड़ गई थी। तो फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, उस टाइम की जो प्रेसिडेंट है जेएनयू की, आयशी घोष, उनको सर पे चोट लगी थी, उनका खून बहने लग गया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके साथ ये हुआ। तो अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक छात्रा हूँ, अगर मैं ये मांग कर रही हूँ कि मेरी फ़ीस बढ़ रही है, मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ इस बढ़ी हुई फ़ीस से मेरे घर का खाने का राशन कम हो जाएगा, या उसकी वजह से मेरे भाई बहनों की पढ़ाई पे दिक्कत होगी। और जब मैं ये बात मांग कर रही हूँ, सरकार से ये मांग कर रही हूँ, मांग उठा रही हूँ कि नहीं, मेरी फ़ीस नहीं बढ़नी चाहिए, और इस देश के युवा को, एक देश के छात्र को आज़ादी के इतने साल बाद क्योंकि फ़ीस बढ़ रही है इसलिए आपको मार खाना पड़ेगा, आपके ऊपर पुलिस भी लाठियाँ चलाएंगी, मौजूदा सरकार भी लाठियाँ चलाएगी कि आप कैसे ये मांग कर सकते हो। और जब मैंने वो वीडियो देखा था, वो वीडियो देखने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई थी। ये लिटरली मैं रात भर सो नहीं पाई थी, उसने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था। फिर मुझे लगने लगा कि मैं किस तरीके से इस मोमेंट में अपनी हिस्सेदारी दे सकती हूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे इस जो गलत चीज़ें हो रही खासतौर पे विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि हम आने वाला भविष्य हैं। अगर हमारा भविष्य ये होगा कि हम अपनी मांगों के लिए, अधिकारों के लिए खड़े होंगे और उसके लिए हमें लाठी खानी पड़ेगी, तो फिर तो ये तो हमारा भविष्य नहीं है। तो ये चीज़ थी जिसने मुझे प्रेरित की, और फिर मैं इस तरीके से एसएफआई को मैंने ढूंढा, खोजा, और मुझे एसएफआई मिली और मैं इसका हिस्सा बनी, और बस अब ये कारवां चल पड़ा है मेरी ज़िंदगी का, तो अब चलेगा ही। मुझे याद है, हमने एक पोस्टर मैंने देखा था, मैं आशुतोष कॉलेज की स्टूडेंट थी, मैं जब कॉलेज के अंदर गई, उसमें लिखा हुआ था दैट व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, यू शुड डिसाइड व्हाट योर पॉलिटिक्स शुड बी। तो मुझे लगता है यही कारण है, हम जो भी आज जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, किससे मोहब्बत करूंगा नहीं करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये सारी चीज़ पॉलिटिक्स तय करता है, मौजूदा सरकार तय करता है, इस देश के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट चलता है वो तय करता है। तो अगर मैं एक 18 साल का लड़की या लड़का, मैं अपना प्राइम मिनिस्टर चुन सकता हूँ,
अपना चीफ मिनिस्टर चुन सकता हूँ, तो मैं ये क्यों ना चुनूँ कि मुझे किस तरीके का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, किस तरीके का राजनीति चाहिए। तो मुझे लगता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ऑल ऑफ अस शुड बी पॉलिटिकल, वी शुड हैव अ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्योंकि अपॉलिटिकल बोल के कुछ होता ही नहीं। अगर आप कहते हैं हम राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम राजनीति के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो बेसिकली जो अनाचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, आप उसके साथ खड़े हो, तो वो तो कतई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आई कॉलेज के टाइम ही, तो मुझे लगा कि कॉलेज के अंदर जो बात एसएफआई कह रही थी, सबके लिए शिक्षा चाहिए, मुफ्त की शिक्षा चाहिए, कम पैसे का शिक्षा चाहिए, मुझे लगा ये मेरा इशू है, मेरा एजेंडा है, क्योंकि मेरे पापा एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थे, एक कारखाना के श्रमिक थे, और मैं रोज़ देखती थी घर वाले, मतलब जब पापा ऑफिस से वापस आते थे, मम्मी और पापा बहुत सारे कागज़ लेके बैठते थे और वो हिसाब लिखते थे कि कल अगर मेरा कारखाना लॉकआउट हो जाए, हमारे पास कितना सेविंग होगा, कितना दूर तक मैं इसको पढ़ा पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर शिक्षा महंगी हो जाएगी, अगर मेरा फ़ी बढ़ जाएगा, तब तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो जो लोग शिक्षा को मुफ्त कराने के लिए, फ़ी को कम कराने के लिए लड़ रहा है, मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो मेरी ही जैसा कश्मकश में जीती है। तो अगर मैं इनके साथ खड़ा रहूँ तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को ये सारे प्रॉब्लम, ये जो अनिश्चयता है, इससे गुजरना ना पड़े। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई, और फिर ऐसा लगा कि सिर्फ बात स्टूडेंट की नहीं है, देश को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, क्योंकि स्टूडेंट तो आइसोलेटेड नहीं है। अगर मेरे पापा का ऑफिस बंद हो जाएगा, कारखाना बंद हो जाएगा, ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा, तो मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगी। तो जो लोग मजदूरों का बात करता है, किसानों का बात करता है, इस देश के अंदर जो पूंजीपति है उनका जो दबदबा है उसको कम करने का बात करता है, उस राजनीति के साथ, उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए मेरी जो राजनीतिक whatever the journey had been, so there had been a lot of personified subjective logic behind that. But I'm sure that subjective logic applies to all of us, and therefore it becomes objective too. Thank you, Comrade Dipshita. Thank you, Comrade Archana. आपने हमारे साथ इतनी बात की, इतने अच्छी तरह से हमको समझाया नई शिक्षा नीति क्या है, उसको कैसे हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, और क्या नई चीज़ हम चाहते हैं समाज में, और किस प्रकार का समाज हम बनाना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।